विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का असली हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दादीच के साथ। मैं मन से चाहता हूं कि पुष्कर के अंदर ऐसा काम हो जिससे लोग वहां आए। आज पुष्कर के अंदर आप देखेंगे इतना बड़ा पुष्कर है पर एक भी कोई अच्छा उद्यान नहीं है। पुष्कर में तो घाटी जो पुष्कर घाटी है, इसमें किसी विधायक ने आज तक एक पेड़ लगाया तो बताओ। मैं तो ये अच्छी तरह से बात जानता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नेतागिरी कर रहे हैं या विभिन्न पदों पर है, उनके घर वाले भी इस बार जो है वो अशोक गहलोत जी की सरकार पर मोहर लगाएंगे कि पार्टी ने 5 सूत्र जारी किए। 5 सूत्रों में एक पहला सूत्र ये भी है कि 2 बार हारे हुए विधायकों को टिकट दी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ हैं अजमेर सेशन कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ब्राह्मण समाज में अपनी अलग पहचान रखने वाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता विवेक पाराशर की। विवेक जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका स्वागत है। जय पुष्कर राज। पिछले कई सालों से वकालत के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए अधिवक्ता विवेक पाराशर ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगवाई जिन्हें शहरवासी आज भी याद करते हैं। अधिवक्ता विवेक पाराशर कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं और समय समय पर कांग्रेस पार्टी की आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद भी करते हैं। इस बार आपने पुष्कर से दावेदारी जताई है। आप कांग्रेस सरकार में सरकारी अधिवक्ता के पद पर दोबारा मनोनीत किए गए। ऐसे कौन से अहम फैसले आपने करवाए जिन्हें शहरवासी याद करते हैं? कई महत्वपूर्ण फैसले, जिसमें आपने सुना होगा कि अजमेर के अंदर तोगड़िया की त्रिशूल की जो दीक्षाएं हुई, उस समय तोगड़िया का जो प्रकरण हुआ था उसके अंदर मैंने पैरवी की थी सरकार की ओर से, और उस महत्वपूर्ण मामले के अंदर प्रवीण तोगड़िया की जमानत खारिज हुई थी और वो जेल में भी अजमेर केंद्रीय कारागृह अजमेर में रहे थे। ये सभा साहब दौलतबाग में, ये पिछले अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के समय की बात है। और उसके बाद दूसरा बड़ा फैसला जो हुआ था वो स्वामी असीमानंद का हुआ था, जो दरगाह बम ब्लास्ट का जो कांड हुआ था उसके अंदर भी मेरे द्वारा पैरवी की गई थी। ये तो बात हुई उन आपराधिक कृत्यों की जो किए गए थे लोगों द्वारा और जनता को ऐसे अपराधों से बचने के लिए निजात दिलाई गई थी। उसके अलावा जो जनहित के काम है उसके अंदर, जैसे बीसलपुर का पानी जो बाहर जाता था, उस वक्त मैं जिला बार एसोसिएशन का सचिव भी था। उस दौरान मैंने बीसलपुर का पानी अजमेर से बाहर नहीं जाए उस मांग को लेकर एक याचिका की थी और वो याचिका हमारी यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से स्वीकार हुई थी। तो जनता को पानी की राहत के लिए काम किया था, जो अजमेर के लिए नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए था। उसके अलावा तीर्थराज पुष्कर के अंदर मेले को लेकर मेरे द्वारा कई बार जन याचिकाएं की गई। और मैं आपको बता दूं, तीर्थ पुरोहित संघ जो है उसकी याचिका पर तीर्थराज पुष्कर के अंदर स्थायी सफाई व्यवस्था का आदेश हो रखा है। तीर्थ पुरोहित संघ जब भी नगर पालिका में आवेदन देगा कि सफाई फलानी जगह नहीं हो रही है पुष्कर में, तो नगर पालिका को पाबंद स्थायी रूप से किया हुआ कि वो 1 घंटे के अंदर वहाँ की सफाई कराए। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले जो है हमने जनता में रहते हुए कराए। अभी हाल ही के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के ऊपर जो हाईकोर्ट को लेकर जो टिप्पणी की बात आई थी, उस पर अवमानना याचिका हुई थी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो अवमानना याचिका हुई थी वो भी हाल ही में चंद दिनों पहले ही खारिज कराई गई है। ऐसे कई मामले हैं, गिनाने को बहुत कुछ है परंतु समय की दरकार है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे अधिवक्ता रहे, ऐसे अहम फैसले आपने करवाए जनता के हित में। तो ये राजनीति का जो मन में आया आपके अभी, ये क्या विजन रहेगा आपका और इसको लेकर क्या? दरअसल मैं राजनीतिक रूप से तो बहुत सालों से जुड़ा हूँ। जब रघु शर्मा जी यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ा था तब मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट था। डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी ने जब एमएलए का चुनाव लड़ा था, महेंद्र सिंह रलावता जी ने लड़ा था, रिजू झुंझुनवाला जी ने चुनाव लड़ा था, इन सबका चीफ इलेक्शन एजेंट में रहा। तो आपको अनुभव तो चुनावों का काफी रहा, परंतु क्योंकि मैं तीर्थराज पुष्कर का रहने वाला हूँ, जब मैंने देखा कि वह 10 सालों से विधायक ने कोई काम नहीं किया और लगातार 15-20 सालों से पुष्कर पिछड़ता जा रहा है, लोग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पुष्कर को चमकता हुआ देखना चाहते हैं। जब पुष्कर में कोई काम नहीं हुआ, पुष्कर में मैंने मोक्षधाम के अंदर देखा कि 50 साल से किसी भी एक जनप्रतिनिधि ने एक ईंट तक नहीं लगवाई, तो वहाँ हमने करीबन 50 लाख से ऊपर का काम जनता के सहयोग से
अपने आप करवाया। किसी जनता से एक जने से पैसे मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने शमशान घाट में आकर खुद विकास कार्य कराया। और अभी मैं बता दूं 50 लाख से अधिक का शमशान घाट में काम पुष्कर की जनता ने स्वयं करवा चुकी है। और कभी किसी जनप्रतिनिधि ने एक फूटी कोड़ी तक पुष्कर में नहीं दी। तो मेरे को लगा कि जब रोल मॉडल पुष्कर का शमशान घाट काम के माध्यम से बन सकता है तो क्यों नहीं पुष्कर का विकास का जिम्मा अब युवाओं को लेना चाहिए। नहीं तो पुष्कर में तो 2 बार सुरेश रावत जी हैं, प्रमुख पद पे भी रहे हैं, उनसे कभी आप लोगों ने मांग नहीं करी इस तरह की? मैं आपको बता दूं, मेरे पास लिखित पत्र भी पड़े हैं और वो खुद भी इसकी मनाही नहीं करेंगे कि मैंने सुरेश रावत जी को कई बार लिखित में दिया। उसके अलावा मैंने भागीरथ चौधरी जी जो सांसद थे उनको भी कई बार लिखित में दिया कि आप सनातन के प्रेमी बनते हैं, कभी सनातन के लिए 2 काम तो करके दिखाएं। परंतु सनातन के नाम पर उन्होंने कोई काम करना उचित मुनासिब नहीं समझा। मैंने उनको कई बार फ़ोन पे भी उनको रिमाइंडर किए, परंतु पुष्कर के प्रति वो दाग संस्कार में कईयों में जरूर आए होंगे। उन्होंने भी उसकी बुरी स्थिति देखी, परंतु वो कभी जागे ही नहीं। इसलिए तो पुष्कर के जो भाजपाई हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि पुष्कर की ये मजबूरी है, परिवर्तन जरूरी है। तो आवाज़ जब भाजपाइयों के अंदर से आ रही है तो आप समझ सकते हैं जनता में कितना आक्रोश होगा। 2 बार कांग्रेस से भी तो नसीम अख्तर मैडम भी तो रही है ना विधायक, बिल्कुल मंत्री भी रही है शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा मंत्री भी रही है। और उसके बावजूद कोई मुझे कहते हुए कोई अतिशोक्ति नहीं है कि अब जो पुष्कर का जो विकास होना है वो अब नसीम से नहीं होना है। पुष्कर की जनता के साथ जो विकास होना है वो अब नसीब से होना है। और पुष्कर की जनता के साथ अब मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर की जनता को वो इंसाफ मिलेगा। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं आप? पुष्कर मतलब आप युवा है और युवाओं के हिसाब से सरोवर है, वहाँ पे साफ सफाई है, वहाँ पे तो विकास को लेकर आप युवाओं को साथ लेकर किस तरह का विकास आपके मतलब पुष्कर के जो लोग हैं वो बिल्कुल संवेदनशील हैं, उनमें मानवीय भावना है। पुष्कर के अंदर 36 कौम के लोग पूरे देश विदेश से पुष्कर आते हैं। पुष्कर के अंदर पुष्कर सरोवर की जो व्यथा है वो कोई बोलने की जरूरत नहीं। पुष्कर सरोवर पे जाते हैं तो पुष्कर सरोवर की व्यथा स्वयं पुष्कर राज बोलते हैं कि उनकी क्या व्यथा है। पुष्कर सरोवर के अंदर करोड़ों रुपए के बजट पास हुए, कागजों में काम भी हुए, परंतु धरातल के अंदर वो बजट का पैसा पुष्कर सरोवर का कहाँ गया ये कोई बताने वाला नहीं है। यदि पुष्कर के अंदर वास्तव में जितना बजट आया था वो लगता तो पुष्कर के अंदर एक कंकर भी गिरता तो वो नज़र आना चाहिए था। मछलियाँ तैरती हुई बिल्कुल स्वच्छ पानी में नज़र आनी चाहिए थी। आज पुष्कर के अंदर लोग धार्मिक भावना के साथ जाते हैं। लोग अभी भी सैकड़ों की तादाद में गंदे पानी का सेफ्टी, बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में साउथ इंडियन, गुजरात के लोग, पूरे देश के लोग पर्यटकों के अलावा अपने श्राद्ध और तर्पण करने के लिए पुष्कर आते हैं। मैं आपको बता दूं पुष्कर कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है। यहाँ विश्वामित्र ने तपस्या की थी, भगवान राम ने अपने पिताजी दशरथ जी का यहाँ श्राद्ध किया था, कृष्ण भगवान भी पुष्कर के अंदर होते हुए गुजरे थे और यहाँ पर उन्होंने सरोवर पर पूजा अर्चना कर गुजरे। तो ये पुष्कर का इतिहास बहुत निराला है। लोग यदि धार्मिक स्थान से यदि 1 रुपया भी खाने की सोचेंगे तो मैं समझता हूँ उनका भला कतई नहीं हो सकता है। और उसी का परिणाम है कि पुष्कर आज पीछे। नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी पुष्कर में जैसे कॉलेज खुला है, स्कूल खुले हैं, तो वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में आपको कभी मांग नहीं उठाई? आपने कांग्रेस के चुनाव में सबके साथ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पुष्कर वैसे जितना भी विकास पुष्कर के अंदर हुआ है वो सारी कांग्रेस की देन है। पुष्कर के अंदर उपखंड कार्यालय नहीं था, पुष्कर में उपखंड कार्यालय कांग्रेस के समय में खुला। पुष्कर में थाने पर CI लेवल का थाना नहीं था, वो कांग्रेस के राज में खुला है। तहसील पुष्कर में कांग्रेस के राज में बनी है। मैं तो अभी पुरानी बात क्या करूं, अभी नई बात करता हूं। अभी पत्रकार कॉलोनी के अंदर सामुदायिक भवन जो बना वरिष्ठ पत्रकार नाथूलाल जी शर्मा के नाम, वो देन अभी कांग्रेस ने इतनी हिम्मत करी है कि तत्काल मतलब मांग की और हो गया। तो ये तो होता है निर्णय करने के लिए सभी पत्रकारों की तरफ से आपका आभार भी प्रकट करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा आपको कि अशोक गहलोत जी की सरकार में जो खाली धर्म की बात नहीं करते हैं बल्कि धर्म के लिए काम करते हैं। उन्होंने 500 करोड़ रुपए का बजट पुष्कर के लिए दिया। ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य के बाद में खाली एक कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिन्होंने पुष्कर के विकास कार्य में 500 करोड़ रुपए दिए। पुष्कर के अंदर एंटर होते ही जो है एक बड़ा सारा भव्य दरवाजा मार्बल का बन रहा है, जो एक अद्भुत नज़ारा होगा कि प्रवेश करते वक्त लगे कि हम पुष्कर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पुष्कर के अंदर करीबन 10 से 12 बीघा के अंदर एक बड़ा सारा गार्डन बनने का काम प्रारंभ हो चुका है। तो ये जो अद्भुत कार्य जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं, जबकि विधायक पुष्कर में
कांग्रेस का नहीं होते हुए भी कांग्रेस ने इतने विकास कार्य कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो हमेशा ये रोना रोते हैं कि विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी का और काम नहीं हो रहा है, परंतु पुष्कर में ऐसा हुआ है कि विधायक भारतीय जनता पार्टी का, विधायक का कोई सहयोग नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस ने 500 करोड़ से ज्यादा के काम पुष्कर के अंदर कराए। तो ये सोचना होगा कि सनातन की बातें करने से नहीं होगा, सनातन के लिए काम करने से तो होगा। आपके हिसाब से सरोवर पर विशेष क्या होना चाहिए? जैसे वो पानी भी गंदा बता रहे हो आप, ड्रेनेज सिस्टम का पानी भी उसमें जाता है, साफ सफाई को लेकर भी वो नहीं है, तो बोर्ड भी शायद वहाँ भाजपा का ही है। लगातार वहाँ भाजपा का बोर्ड है और भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ, बात करने में और काम करने में फर्क होता है। पुष्कर के अंदर वहाँ लोग सरोवर के अंदर स्नान करते हैं, वहाँ सरोवर के अंदर आचमन करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पितरों की शांति के लिए आते हैं। सारे तीर्थ बार बार, पुष्कर राज एक बार। ये कहा जाता है पुष्कर भारत के अंदर तीर्थों का गुरु है। वहाँ लोग जब ब्रह्मा मंदिर भी विश्व में वहाँ एक इस ही भावना से आते हैं, ब्रह्मा मंदिर एक है, तो वहाँ जब इस आस्था के साथ आते हैं, जब मालूम पड़े कि सरोवर के अंदर सीवरेज का पानी जा रहा है और उससे वो तर्पण करे, वो करे, तो भावनिक धार्मिक भावनाएं जो आहत होती है वो मतलब उसका कोई बखान नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए सीवरेज का काम भी अभी अशोक गहलोत जी की सरकार ने प्रारंभ किया है, परंतु उस काम की देखरेख के लिए कभी विधायक 2 घंटे मुद्दा लगा के नहीं बैठे। विधायक स्थानीय होना चाहिए। अभी तक जो विधायक पुष्कर के अंदर आए हैं वो अतिथि देवों की तरह आए, अतिथि देवो। अच्छा, अभी जितने भी अभी तक जो भी विधायक आए हैं पुष्कर में किसी ने एक रात नहीं गुजारी। रात गुजारने का मेरा मतलब यही है कि पुष्कर के विकास के लिए एक रात कभी रुके नहीं। पुष्कर में स्थानीय विधायक होना चाहिए जो वहाँ के कामों की देखरेख कर सके। मेरा तो शुरू से ये रहा है कि पुष्कर की अब जनता जाग चुकी है पूरे विधानसभा की, और वो चाहती है कि पुष्कर का बच्चा बच्चा बोले कि मेरे चाचा विधायक, मेरा ताऊ विधायक है, मेरा भाई विधायक है। जब तक जनता के अंदर परिवार का भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ उस क्षेत्र का विकास होना बहुत मुश्किल। पानी, बिजली, सड़क, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये बराबर मिल रही है क्या आपके पुष्कर के अंदर? मेरे कहने की जरूरत नहीं है। पहले वसुंधरा जी सीएम थी, तब उन्होंने जीर्णोद्धार करने का कोई काम उन्होंने भी चलाया था, परंतु वहाँ के विधायक और जनप्रतिनिधि सदैव निष्क्रिय रहे। जब अंडरग्राउंड जो है बिजली की केबल डाली जा रही थी, जब वो आई तो देखा कि तार तो वैसे के वैसे लटके हुए हैं। पता पड़ा कि खाली अंडरग्राउंड केबल लाइन जो है खाली कागजों में डाली गई। तो ये सब चीज देखते हैं। तो जब सरकार कोई भी हो, जब बजट पास करती है और काम स्थानीय लेवल पर होता है, तो वहाँ के विधायक, वहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे नगरपालिका हो चाहे पार्षद हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है उसकी वो भलीभांति देखरेख करे, कोई कमी है उसे सुधारे। क्योंकि मैनेजमेंट और प्रशासनिक, जब तक विधायक का दायरा नहीं रहेगा, पार्षद का दायरा नहीं रहेगा, तो काम का विकास अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, आपने देखो पानी का भी बताया, लाइट का भी बता दिया, सड़कों की हालात बताया, विधायक यहाँ रहे, वो आपकी क्या, आप जब अगर मान लो मजबूत दावेदार अपने आप को मान रहे हो, तो आपकी योजना नए सिरे से योजना क्या रहेगी कि किस तरह का पुष्कर आप देखना चाहते हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पुष्कर मैं ही नहीं देखना चाहता, पुष्कर का बच्चा बच्चा, पुष्कर विधानसभा में रहने वाले हर आदमी का सपना है कि पुष्कर के अंदर पहले तो जो जनता है, जो पुष्कर के नागरिक हैं, उन्हें सबको चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके बाद में विकास। यदि आदमी के पास ये तीनों चीजें होगी तो पुष्कर का सर्वांगीण विकास होगा। पुष्कर में मैं आपको बता दूं कि युवाओं के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, और जबकि धर्मशाला भी एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है, और पुष्कर के अंदर इतनी जमीन पड़ी है आसपास में कि पुष्कर के अंदर इतने रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं कि लोग पर्यटक आए तो आराम से ठहर सकते हैं। 200-400 रिसोर्ट्स हैं, होटल्स के नाम मामले, और मैरिज का हब बन चुका है। तो पुष्कर के अंदर क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट का बने, जिससे पूरे विश्व से लोग आ सके। मेला देखने तो आते ही, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर के अंदर स्टेडियम बने, खेल की अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं हो। उससे क्या होगा? पर्यटक आएगा तो हर तबके को काम मिलेगा, चाहे वो होटल हो, चाहे तीर्थ पुरोहित हो, चाहे पंडित हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, छोटी दुकान हो, थड़ी हो, हर एक को काम मिलेगा। तो रोटी, कपड़ा और मकान की जब व्यवस्था होगी, उसके बाद में दूसरी बड़ी सुविधाओं में यदि हम बात करें, पुष्कर एक बड़े अस्पताल को तरस रहा है लंबे समय तक। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आते हैं, देशी विदेशी श्रद्धालु आते हैं, लोकल नागरिक है, पर पुष्कर के अंदर एक डेवलप्ड हॉस्पिटल नहीं है। हालांकि अभी राजस्थान सरकार ने पहल की है, अस्पताल के लिए जमीन दी है, परंतु इमारत खड़ी होना अभी बाकी है। तो इस तरह की जो साधन हो पुष्कर के अंदर, आप सबको पता है कि पुष्कर के अंदर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हब है।
पुष्कर के अंदर कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। मैंने अभी बार बार मैं बताता हूँ, जामुन के पापड़ भी पुष्कर से एक्सपोर्ट होते हैं, गुलाब जल पुष्कर से एक्सपोर्ट होता है, गुलाब की पत्तियां पुष्कर से एक्सपोर्ट होती है, ख्वाजा साहब के चढ़ाए जाने वाला गुलाब भी पुष्कर से आता है। तो जब एक्सपोर्ट तो होता है, पर वो एक्सपोर्ट 2, 4, 5, 10, 20 लोग करते हैं। पुष्कर के अंदर एक्सपोर्ट के लिए एक ऑफिस होना चाहिए, हब होना चाहिए, ताकि छोटे से छोटा व्यापारी सीधा एक्सपोर्ट अपना जो भी अपने स्तर वो पर सब अपने एक्सपोर्ट कर सके। इसको लोगों को एक तो जागृति का भाव है, एक जानकारी का भाव है। तो चंद लोग जानते हैं वो चांदी कूट रहे, जो नहीं जानते वो आज भी उसी स्थिति में। तो हर व्यापारी को काम मिलना चाहिए। पुष्कर का नाम विदेशों में जब ही जाएगा जब पुष्कर के जो ब्रांडेड चीज़ें वो पूरे विदेशों तक जाएगी। और पुष्कर के अंदर मैं कहता हूँ कि पुष्कर के अंदर इतनी चीज़ें हैं एक्सपोर्ट करने के लिए कि यदि एक्सपोर्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का बहुत बड़े हिस्से का एक्सपोर्ट पुष्कर से हो सकता है। तो इस तरह के काम हम चाहते हैं कि पुष्कर जो है, पुष्कर के अंदर प्रवेश करे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ होनी चाहिए। लगना चाहिए कि पुष्कर तीर्थ के अंदर आए, जैसे वाराणसी में कॉरिडोर बना है, इस तरह का कोई पुष्कर का स्वरूप होना चाहिए। पुष्कर के अंदर लगे कि ब्रह्मा नगरी के अंदर आए हैं, तो पहुंचने के पहले ही लग जाना चाहिए कि बिल्कुल वो धार्मिक नगरी का आनंद ले रहे हैं और पुष्कर के हालात बिल्कुल सुधरने चाहिए। और एक वहाँ पर एक सिक्का भी सरोवर के अंदर डाले तो ऊपर से नजर आना चाहिए। तो स्वच्छ जल, मतलब स्वच्छ पुष्कर हो, विकसित पुष्कर हो, यही सपना है। आप ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, बाकी समाजों को कैसे साथ लेकर चलेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको शुरू से कहता रहा हूँ कि मैं ब्रह्मपुत्र हूँ और ब्रह्मा नगरी से भी खून से लिखे पत्र भी, और खून से पत्र मैंने ही नहीं, पुष्कर के सारे तीर्थ पुरोहितों ने सबने पत्र लिखे कि ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र, है ना। ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र का मैंने पहले भी मैं तात्पर्य यही करता आया हूँ कि ब्रह्मा जी की नगरी में जो भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में 36 कौम के जो लोग रहते हैं वो ब्रह्मपुत्र की श्रेणी में आते हैं। परंतु पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना वहाँ के पंडित कराते हैं, तीर्थ पुरोहित कराते हैं। तो निश्चित रूप से जो पूजा कराएगा दक्षिणा भी उसी मिलनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि पहले 5 बार मैंने बताया कि 5 बार जो है पुष्कर के विधायक ब्राह्मण रह चुके हैं। उसके बाद में आपको नई चीज़ मैं बताता हूँ कि पुष्कर में आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी नगर पालिका के चेयरमैन रहे वो ब्राह्मण समुदाय के रहे, आरक्षित सीट को छोड़कर 100%। उसके बाद में आज भी पुष्कर के अंदर जितने पार्षद हैं वो 100% आरक्षित सीट को छोड़कर तमाम ब्राह्मण। तो मैं तो यही इन्होंने आवाज नहीं उठाई कि जो बता रहे हो कि आप इस तरह का पुष्कर होना चाहिए, उस समय ये सब ब्राह्मण वर्ग बता रहे हो, आप बिल्कुल सब पद पे रहे, तो उस समय इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। परंतु मैं आपको बताऊं ये सब ब्राह्मण रहे, है ना। उस वक्त जब आजादी के बाद तो लगातार 5 बार ब्राह्मण बने, 3 बार प्रभा मिश्रा जी बनी, 1 बार सूरज देवी जी बनी। पुष्कर के पहले जो विधायक हैं वो भी ब्राह्मण ही रहे हैं। मतलब पुष्कर का इतिहास ही, विधानसभा सीट ही पुष्कर से शुरू हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहो दिल से ब्राह्मण फिर से। बहुत अच्छा नारा दिया आपने, कहो दिल से ब्राह्मण फिर से। तो फिर ये मतलब आपने कहा कि भाई सभी तरह के हैं, ब्राह्मण आए, सबने भी पुष्कर की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपका एक कोई विशेष विजन, जैसे युवाओं को, पर्यटकों को और वहाँ के स्थानीय लोगों को, जैसे सब जगह आजकल अच्छा विकास हो रहा है, कॉरिडोर बन रहे हैं, आपने कोटा की भी देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का कोई विशेष पुष्कर के लिए आप क्या सरकार से, जब आप विधायक बनने की इच्छा जता रहे हो, तो इस तरह का कोई काम भी आपके मन में आया क्या पुष्कर? मेरा तो शुरू से पुष्कर के प्रति बहुत भाव है और मैं मन से चाहता हूँ कि पुष्कर के अंदर ऐसा काम हो जिससे लोग वहाँ आए। आज पुष्कर के अंदर आप देखेंगे इतना बड़ा पुष्कर है पर एक भी कोई अच्छा उद्यान नहीं है। पुष्कर में तो घाटी जो पुष्कर घाटी है वो अपने आप में मनोरम है। इसमें तो फूलों की घाटी की तरह होना चाहिए। इसमें किसी विधायक ने आज तक एक पेड़ लगाया तो बता दो। आप लीला सेवड़ी जाते हैं वहाँ 100-150 गायें हमेशा खड़ी रहती है। पर्यटकों को आने जाने में, आम जन को आने जाने में कितनी भारी असुविधा होती है। पुष्कर की जो मनोरम घाटी है उसका स्वरूप ही फूलों की घाटी की तरह होना चाहिए। यदि आदमी निकले तो महकता हुआ जाए और महकता हुआ आए। यदि मन में खुशी होगी, यदि किसी स्थान पर जाने, पवित्र स्थान पर जाने पर जो वातावरण मिलना चाहिए वो पुष्कर में आने पर मिलना चाहिए। अजमेर में जैसे 7 वंडर बना है, उसके बाद में लोग कितने लोग वहाँ फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। मतलब कई देशों की फ़ोटो एक ही जगह वो खिंचवा सकते हैं। तो पुष्कर में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर पर्यटक आए, पुष्कर सरोवर के दर्शन करे, पूजा करे, उसके बाद ब्रह्मा मंदिर जाए, उसके बाद उसमें अतिशोक्ति हो जाती है कि यार और कुछ पुष्कर में नहीं है। तो हालांकि पुष्कर के अंदर डेजर्ट सफारी का बहुत स्कोप है, पुष्कर के अंदर पहाड़ों के अंदर ट्रैकिंग का बहुत स्पोर्ट है। जो मैं आपको बता दूं, पर्यटन जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ, यहाँ हॉट एयर बैलून तो भी पुष्कर मेले में आने लगे।
पर जो दूसरे हिल स्टेशन से वहाँ हॉट एयर बैलून वगैरह पर्यटक स्थल पर नॉर्मल चीज़ है। तो ये 12 महीने रहने चाहिए कि पर्यटक आए तो हवा में गुब्बारे उड़ते हुए नजर आए और इस तरह से आसमान से लोग पुष्कर को देख सके। अभी आरटीडीसी चेयरमैन साहब ने हेलीकॉप्टर सेवा भी उसी क्रम में शुरू की थी। तो ये सब नई परियोजनाएं जो आनी चाहिए कि पुष्कर में ऊपर से आसमान से पुष्कर जनता वहाँ की पुष्कर देख सके, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और ये सब हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई देखो, सभी पार्टियों में गुटबाजी का खेल चलता है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है, तो आपको इस गुटबाजी के चलते आपकी दावेदारी कहाँ तक मजबूत लग रही है? देखो मैं बताऊं, कांग्रेस का भी एक ही मंत्र है, कांग्रेस को जिताऊ कैंडिडेट जो होगा उसे टिकट मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है, ये नहीं देखा जाएगा कौन आदमी किसका है और कहाँ का है। सिर्फ एक मंत्र जिताऊ, और दूसरा मंत्र है कि जो मेरे दावेदारी की आप बात कर रहे हैं कि पार्टी ने 5 सूत्र जारी किए। 5 सूत्र में एक पहला सूत्र ये भी है कि 2 बार हारे हुए विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ना आप मेरे मुंह से कहलवाएं कि हारे हुए कौन कौन है, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलना। ठीक है, तो जब हारे हुए 2 बार हारे हुए को टिकट नहीं मिलेगा, जब 50% युवाओं को टिकट, ये सब चीजें तो चुनावों से पहले ही चलती है, बाद में सब चीजें गौण हो जाती है, उम्र भी गौण हो जाती है। युवाओं को सब दोनों ही पार्टियां, मुख्य पार्टियां जो भाजपा कांग्रेस दोनों ही कहती है कि युवाओं को आगे लाएंगे, युवाओं को आगे लाएंगे। उसके बाद जैसे सूची जारी होती है उसमें न कोई युवा देखा जाता, न उसमें कोई पद देखा जाता। देखिए इस बार मैंने कहा ना, जिस तरह से सरकार भी कह रही है कि इस बार रिवाज पलटेगा, तो रिवाज खाली एक माध्यम से नहीं पलटता है, रिवाज के लिए कई माध्यम होते हैं। इस बार सरकार, कांग्रेस ने तो पहले भी कहा है कि अब कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण होगा, 50% युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि परिवर्तन जो बात कर रहे हैं उसमें यदि 60-70% भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में दावेदारी जो है पुष्कर से, ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र की दावेदारी बहुत मजबूत है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसमें किसी भी समाज के लिए दुर्भावना नहीं होती। 36 कौम के प्रति प्यार होता है, 36 कौम की जन्म मरण परण के अंदर वहाँ के पंडित तीर्थ पुरोहित उनके हर जन्म से मरण तक हर काम में उनके साथ रहते हैं। उनके परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए हम काम करते हैं। उनके हर आयोजन में, चाहे बच्चे का जन्म हुआ, उसका नामकरण संस्कार तक हम, तो ये जो नाम जो भी दिए हुए हैं वो ब्राह्मण समाज के तीर्थ पुरोहितों द्वारा दिए गए। 36 कौम का भला चाहने वाला और 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला ब्राह्मण ही है। और इसी कारण मैं आपको बता दूं, तीर्थराज पुष्कर से जब भी पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट दिया है वो कभी हारा नहीं है। और वो मैं ये कहूँगा कि वो जीत सिर्फ ब्राह्मण समाज की नहीं है, वो जीत 36 कौम की जीत है। और 36 कौम तभी जीतेगी जब इस बार ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र उतरेगा। आपने इतनी मजबूती के साथ कांग्रेस की वो मतलब जीत की वो बातें कर रहे हो, तो उस आप ये भी बता दो फिर सीटें कांग्रेस की 156 बता रहे हैं गहलोत साहब, तो बिल्कुल आपके हिसाब से कितनी सीटें? जब गहलोत साहब ने 156 कह दिया तो 156 का मतलब 56 है, ये मोदी के 56 इंच वाली बात नहीं है। गहलोत जी जब कोई बात कहते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। नहीं तो भाजपा तो इनको, जैसे अभी गहलोत साहब ने एक के बाद एक घोषणाएं की, उनको चुनावी स्टैंड बता रही है, रेवड़ियां बता रही है, ये धरातल पे मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि अभी जो अशोक गहलोत जी ने ये योजनाएं धरातल पर उतारी और जो गुलाबी रंग के गारंटी कार्ड दिए हैं, तो भगवा दिखना कम हो गया, लोगों को गुलाबी ज़्यादा दिखना है। कोई एक मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कह दे कि वो अशोक गहलोत का गारंटी कार्ड लेके नहीं घूम रहा हो और उसने कोई योजना का लाभ नहीं लिया हो, मीटिंग को छोड़ कर फ़ोन करके वो पूछ रहे हैं कि वो अपने बिजली के 200 यूनिट वाला अपने गारंटी कार्ड करा लिया क्या, चिरंजीवी योजना करा ली क्या। तो ये जो मन के अंदर है, मैं तो ये अच्छी तरह से बात जानता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की लोग नेतागिरी कर रहे हैं या विभिन्न पदों पर रहे, उनके घर वाले भी इस बार जो है वो अशोक गहलोत जी की सरकार पर मोहर लगाएंगे। उनके कहने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी में वोट नहीं देंगे। ये लोगों के मन से आवाज़ आ रही है, लोगों की आंखों की चमक बता रही है इस बार कि रिवाज पलटेगा। ठीक है विवेक जी, समय दिया आपने, हमारे खास मेहमान के रूप में आप यहाँ आए। एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से फिर एक बार आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। हमारी तो यही उम्मीद है कि आप पुष्कर से विधायक बने और जो सपना आपने पुष्कर के लिए देखा है, शहरवासियों के लिए देखा है, वहाँ के लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए जो देखा है वो पूरा हो। धन्यवाद।